नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ऐतिहासिक आदर्श राजनीतिक सफर की खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक पार्टी की कहानी पर बात करेंगे जिसका जन्म सिर्फ 84 साल पहले हुआ था और आज वो दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, जिसमें 18 करोड़ से भी ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जिसको हम बीजेपी के नाम में जानते हैं। इसका लंबे शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक हम इस सफर को आकलन करेंगे, जिसमें इसको बनाने वाला की फैक्टर, स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी शामिल है। लेकिन इस कहानी का महत्व क्यों है? ये समझने के लिए हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे कि हम एक घर को बिल्ड करते हैं, उस टाइम में हम फाउंडेशन को जितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, घर उतना ही मजबूत होगा। उसी तरह एक पार्टी जो आज दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बन गया है, उसको जानने के लिए हमें पहले उसका ओरिजिन के बारे में जानना जरूरी है। वो पार्टी कैसे शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था। जो पार्टी कभी लोकसभा में 2 सीट में सिमट जाती थी, आज उसने 303 सीट कैसे जीत लिया। जो पार्टी कभी 7% से भी कम वोट लाती थी, उसने आज कैसे 37% तक आ गई है। ये सफलता की कहानी हमें एक आधुनिक राजनीति की डायनेमिक्स, आइडियोलॉजी और राष्ट्र की आकांक्षाओं के बारे में दर्शाता है। ये केवल एक राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का बदलते दृष्टि का भी परिचायक है। एक पार्टी जो केवल भारत का राजनीति को पुनर्गठित नहीं किया, बल्कि दुनिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी अपना छाप छोड़ दी। तो आप चाहे एक राजनीतिक एंथुजियास्ट हो या एक इतिहास प्रेमी, ये कहानी आपको एक विचारदायक अनुभव दे। इस कहानी का शुरुआत होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सदस्य थे। उनको नेहरू जी का कैबिनेट में भी एक मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ था। उन्होंने इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर के रूप में काम किया था। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत की नरम नीति और नेहरू लियाकत पैक्ट के खिलाफ होना और पाकिस्तान में हिंदुओं को सुरक्षा प्रति अत्याचार देख के भी इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्टेप ना लेना, इस कारण के वजह से डॉक्टर मुखर्जी ने कैबिनेट में इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी अपना इस्तीफा देने के बाद आरएसएस के वरिष्ठ नेता से जाकर मिलते हैं। अगर हम आरएसएस के बारे में थोड़ी बात करें तो आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, जिसको हम राष्ट्रीय सेवा संघ के बारे में भी जानते हैं। ये एक संगठन है जिसका स्थापना 1925 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इनका फाउंडर थे एक फिजिशियन, इनका नाम है केशव बालीराम। ये संगठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा था। डॉक्टर मुखर्जी आरएसएस के सहायता से 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन करते हैं और खुद पार्टी का पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भारतीय जनसंघ को 3.06% का मतदान मिला और 3 सांसद चुने गए। भारतीय जनसंघ को एक राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस प्राप्त होता है। अन्य रीजनल पार्टी का मदद से डॉक्टर मुखर्जी देश का पहले इनफॉर्मल लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते हैं। फिर एक घटना होता है 1952 मई 29 को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडिया से जुड़ने का प्रस्ताव को स्वीकार किया और जुलाई 24 को नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट साइन किया। इसका मकसद था स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर राज्य बनाना, जो पहले से ही भारत से शामिल हो गया था। इसके तहत राज्य के लिए अलग संविधान, अलग प्रधानमंत्री और अलग झंडे का व्यवस्था किया गया था। प्रजा परिषद ने इसके खिलाफ मजबूत से विरोध किया और भारतीय जनसंघ ने प्रजा परिषद का समर्थन किया। उसी टाइम में डॉक्टर मुखर्जी ने इसके खिलाफ मजबूत से भाषण देते हैं पार्लियामेंट में और उन्होंने एक नारा देते हैं। वो नारा है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देखते देखते जम्मू कश्मीर में एजिटेशन बढ़ गई। मार्च 1953 में जम्मू कश्मीर की कंप्लीट इंटीग्रेशन के मांग के साथ दिल्ली में एक सत्याग्रह शुरू होता है।
11 मई को डॉक्टर मुखर्जी ने सत्याग्रह के तहत अनुमति के बिना जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और श्रीनगर के जेल में डाला गया। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए पूरे देश से 10,750 सत्याग्रही अभियान में भाग लिए। 23 जून को डॉक्टर मुखर्जी का निधन हो जाता है और सत्याग्रह रोका दिया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी के शहादत के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ का बागडोर संभाला। 1962 का जनरल इलेक्शन में जनसंघ से 14 सांसद चुने जाते हैं और उनका वोट परसेंटेज 6.44 हो जाता है। 1967 का जनरल इलेक्शन में ये नंबर बढ़ के टोटल सांसद की संख्या 35 हो जाता है और वोट परसेंटेज 9.41 तक बढ़ जाता है। जनसंघ ऑफ कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बन जाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जनसंघ का नंबर 2 ही रहता है और पूरे देश में भारतीय जनसंघ का 268 एमएलए चुने जाते हैं। मार्च 1967 में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेस सरकार बनी और जनसंघ इसका हिस्सा था। इसके बाद पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई गई और जनसंघ इन सभी सरकारों का हिस्सा था। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। दीनदयाल जी ने कलिकट में ऐतिहासिक भाषण दिया। दीनदयाल जी एक ऐसे नेता थे जो पर्दे के पीछे रह के पार्टी को मजबूत किया था। फर्स्ट टाइम उनको फ्रंट से लीड करने का एक अवसर मिला, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए कुछ अलग ही प्लान था। 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल जी का शहादत हो जाती है। इससे पूरे देश के राजनीति को झटका लगता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन के बाद 13 फरवरी 1968 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जनसंघ का अध्यक्ष चुना जाता है। उस टाइम वाजपेयी जी, आडवाणी जी जैसे यंग नेता से भारतीय जनसंघ पहले से ज़्यादा पॉपुलर बन जाती है। लोग इस पार्टी से जुड़ना पसंद करते हैं। उसी बीच 1972 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में समग्र क्रांति, इस कारणों से देश एक बड़ी उलझन में फंसी हुई थी। बाबू जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन का एक बड़ा नेता बन गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन को फ्रंट से लीड कर रहा था। जनसंघ भी आंदोलन के साथ था। ये आंदोलन पूरे देश में आकार ले रहा था। आंदोलन को देखते हुए उस समय जून 25, 1975 की मध्यरात्रि में इमरजेंसी घोषित किया गया और लोकतंत्र को दबाया गया। सभी नेता या तो मिसा के तहत जेल में बंद हो गए थे या छुपे रह गए थे। आरएसएस को बैन किया गया। अगले साल जनरल इलेक्शन होने की योजना बनी थी, लेकिन संविधान को संशोधित करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप चुनाव नहीं हुआ। फिर 1977 में चुनाव होता है। ये भारत में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन जैसा होता है। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और कांग्रेस वो सब मिलके एक ही पार्टी गठन करते हैं। उसका नाम जनता पार्टी दिया जाता है। इस चुनाव में जनता पार्टी कांग्रेस के सामने थी। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और भारतीय जनसंघ ने सबसे अधिक सीट जीती, जो कि 93 सीट थी। नया गठित गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। जनसंघ का 3 नेता गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। अटल बिहारी जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के हिसाब से अपना कर्तव्य निभाते हैं। बहुत सारे पार्टी मिलकर जनता पार्टी तो बना लिया, लेकिन इन पार्टियों में कंपैटिबिलिटी का अभाव था। जनता पार्टी आपसी देश पावर पॉलिटिक्स का शिकार बन गई। हर पार्टी अपने को सुप्रीम मानते थे। इसी बीच अन्य पार्टियों ने जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ डुअल मेंबरशिप का सवाल उठाया। या तो जनसंघ के लोग जनता पार्टी छोड़ दे या आरएसएस के रिश्ता खत्म कर लें। इस मुद्दे पर जनसंघ के नेता जनता पार्टी छोड़ दिया और अप्रैल 6, 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और मुरली मनोहर जी भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं,
जिसको हम आज बीजेपी के नाम में जानते हैं। 4 साल के बाद 1984 अक्टूबर 31 को भारत के तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पर्सनल गार्ड के द्वारा दुखद रूप से हत्या कर दी जाती है। इसका परिणाम स्वरूप होने वाला चुनावों सिंपैथी वोट के कारण कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती। इस इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी का ये पहला इलेक्शन था। इस इलेक्शन में बीजेपी को एक शर्मनाक हार मिली। वो केवल 2 सीट ही जीत पाई। इस इलेक्शन के बाद भाजपा ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक गहरे परिवर्तन किया और खुद को एक कार्डर बेस्ड पार्टी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद भाजपा की एक यात्रा नया ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी और ग्रासरूट मोबिलाइजेशन के प्रति नवा समर्पण के साथ चिन्हित हुई। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आखिरकार भाजपा को एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभारा, जिसका परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की मार्ग प्रस्तापित हुआ। 1996, 1998 और 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा एकमात्र बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले 13 दिन के लिए, उसके बाद 13 महीने के लिए और उसके बाद 4.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। यह केवल भाजपा का नहीं बल्कि एनडीए का सरकार था। 2004 और 2009 में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहता है और वो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। फिर 2014 और 2019 में पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। खुद बीजेपी लोकसभा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल की और 2019 में भाजपा पहली बार 300 से ज़्यादा सीट जीता। बीजेपी का हम्बल ओरिजिन एक यात्रा जो हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी प्लानिंग को प्रकट करती है। जैसे कि हमने देखा है, जब कोई अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित होता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हम आशा करते हैं कि ये ऐतिहासिक बंधन आपको प्रेरित किया हो और आपको याद दिलाए कि सफलता किसी भी व्यक्ति के लिए, संघर्ष करने वाले के लिए प्राप्त की जा सकती है। Thank you for joining us on this insightful journey. Do not forget to subscribe our channel.